तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ आप सभी के लिए आज की स्पेशल वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर 3 के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारी पहली 2 प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को चेक कर सकते हैं, जहां से आपको पूरा का पूरा पेपर 1 और पेपर 2 का डिटेल लेटेस्ट सिलेबस एनालाइज आपको वहां से पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हमारी पहली वीडियो में बताया था कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर 6 पेपर होते हैं, जिसमें से पेपर 1 हमारा सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी का होता है, पेपर 2 लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम होता है, बाकी के जो 4 पेपर हैं दोस्तों वो हमारे सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे पेपर 3 के बारे में, यानी कि सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में इस पेपर को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको यह बता दूं कि जो यह पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का होता है, वहीं आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल साइंस शैल हैव 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस, वन ऑफ हिस्ट्री एंड द अदर वन ऑफ ज्योग्राफी। यानी कि सोशल साइंस का जो पेपर होता है ये आपका 2 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला होता है इतिहास, दूसरा होता है भूगोल, ईच ऑफ 100 मार्क्स। दोनों पेपर्स आपके 100 मार्क्स के होते हैं। The candidates will require to answer 1 compulsory and 2 optional questions from each section, that is 6 questions in all। यानी कि आपको इनमें से जो एक कंपल्सरी क्वेश्चन का आंसर तो लिखना ही लिखना है और इसके अलावा आपको 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस में से आपको कोई सा भी इसमें आप आंसर लिख सकते हैं। The compulsory question of each section covering the entire syllabus of the concerned section shall have 10 objective type questions। यानी कि जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन का जो सेक्शन होता है उसमें आपको कुल मिलाकर 10 जो प्रश्न हैं वो दिए जाते हैं और each of 2 marks, मतलब जो प्रत्येक जो 10 प्रश्न है वो आपके 2-2 अंकों के होंगे, तो कुल मिलाकर ये आपका 20 मार्क्स का होगा। In addition, there shall be 4 optional questions in each sections of history and geography। यानी कि देखा जाए तो इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 4 अन्य ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होते हैं। Since there are 4 distinct subsections both in history and geography, 1 question will be drawn from each subsection as to make a total of 4 optional questions in each of the 2 distinct sections of the history and the geography। यानी कि आपको अब यहाँ पे मैंने आपको पूरा बताया कि किस किस प्रकार से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कंपल्सरी होता है जिसमें कुल मिलाकर आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं जो अगले 2 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे ऑप्शनल बेस्ड होते हैं। द ऑप्शनल क्वेश्चन शैल बी आंसर इन द ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्टिव स्टाइल रिक्वायरिंग लॉन्ग आंसर। यानी कि जो हमारे ऑप्शनल के जो हमारा पार्ट है, जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, उनमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टाइल यानी कि एक लेंथी आंसर आपको वहां पर लिखना होता है। अब बात आती है हमारे सेक्शन ए की, यानी कि हिस्ट्री के पार्ट की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि यह टोटल 100 मार्क्स का होता है, केवल हिस्ट्री का पार्ट। तो अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है एंशिएंट पीरियड, जिसमें द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओरिजिन, एंटिक्विटी, एक्सटेंट, ऑथरशिप एंड मेन फीचर्स। यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका उत्पन्न क्या हुआ था, उसकी विशेषताएं क्या थी, वगैरह वगैरह, उसके मेन फीचर से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। देन ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, आर्यों का जो उद्भव था वो कब हुआ था। एंटिक्विटी एंड स्टारिफिकेशन ऑफ द वैदिक लिटरेचर, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन ड्यूरिंग अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड। यानी ऋग्वेदिक काल के समय हमारे जो भारतीय इतिहास है और मुख्य रूप से जो झारखंड है उसमें क्या क्या प्रकार के किस किस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिले थे। द
लिच्छावीज एंड देयर रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द राइज ऑफ द मगध एम्पायर, यानी कि जो हमारा मगध का जो एम्पायर था, जो कौन से राजा से, कौन से शासक से वह उसका राइज हुआ था, उद्भव हुआ था। आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर द मौर्याज एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, कलिंगा वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि मौर्य काल में कलिंगा वॉर जो एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, यानी कि देखा जाए तो हमारे भारतीय इतिहास में मौर्य काल के समय किस किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं, किस किस प्रकार की भवनों का निर्माण हुआ है या कैसे कैसे आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन द कुशानाज, यानी कि कनिष्क, एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, हिज रिलीजियस पॉलिसीज, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लेटर ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या बदलाव देखे गए थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। द गुप्ताज में एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी कि जो चंद्रगुप्त का जो था पीरियड था उसमें लैंग्वेज और लिटरेचर में बेसिकली किस प्रकार से आपका जो एक डेवलपमेंट देखी गई थी, एक ग्रोथ देखी गई थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन हर्षवर्धन, द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, कल्चरल अचीवमेंट ड्यूरिंग हिज पीरियड, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है उसमें हर्षवर्धन जो हमारा सबसे आखिरी द लास्ट हिंदू रूलर था, जो शासक था, उसके साम्राज्य के बारे में, उसके बारे में आपको सभी बातें पता होनी चाहिए। द चलोस, मैरिटाइम एक्टिविटीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ द पल्लव्स, इन सभी के बारे में दोस्तों आपको जो है वो जानकारी होनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे बी पार्ट यानी कि मेडिवल पीरियड पे। तो इसमें सबसे पहले द अरब इन्वेंशन ऑफ इंडिया, द गजनवीद इन्वेंशन ऑफ इंडिया, यानी कि जब अरब हमारे भारत में आए, जब गजनवी हमारे भारत में आए तो उस टाइम पे क्या क्या बदलाव देखे गए, क्या क्या किस किस प्रकार के युद्ध लड़े गए थे, क्या क्या लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। द दिल्ली सल्तनत, मार्केट एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन द मंगोल इन्वेंशन ऑफ द इंडिया, रिलीजियस मूवमेंट, सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट। जिन भी उम्मीदवारों ने इसके बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ा है उनको यह तो पता होगा कि हमारे भारत में, भारतीय इतिहास में दो सर्वप्रसिद्ध मूवमेंट हुए थे, रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे। पहला था सूफीवाद, दूसरा था भक्तिवाद। तो इन दोनों आंदोलनों या इन दोनों वादों के बीच में क्या डिफरेंस था, इन दोनों में कौन सी सिमिलैरिटीज़ थी, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, मेन फीचर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ड्रॉन ऑफ अ न्यू इस्लामिक कल्चर, जब ये हिंदू पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद जो इस्लामिक कल्चर शुरू हुआ था उसमें क्या क्या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बदलाव देखा गया। डेवलपमेंट ऑफ उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी भाषा है उसमें किस प्रकार उर्दू लैंग्वेज के अरबी फ़ारसी लैंग्वेज के वर्ड्स को समयोजित किया गया, मिक्स किया गया, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आफ्टर डैट यू हैव टू आंसर दी मुगल्स, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई किस प्रकार लड़ी गई थी, कौन कौन उसमें भागीदारी कर रहा था और कौन विजय हुआ था। अचीवमेंट ऑफ शेर शाह सूरी, कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम अंडर अकबर, अकबर्स रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसीज, यानी कि जो अकबर था उसके शासनकाल के दौरान जो हमारी दो प्रथाएं शुरू हुई थी, मनसबदारी प्रथा और एक जागीरदारी प्रथा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी, औरंगज़ेब रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसीज़ क्या थी, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ जो मुगल एम्पायर के जो शासक हैं उनके बारे में, उनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं मुगल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग मुगल पीरियड, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि मुगल पीरियड के टाइम पे हमारे आर्किटेक्चर में क्या बदलाव देखे गए, हमारे लिटरेचर में क्या बदलाव देखे गए और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमी में क्या क्या किस प्रकार के बदलाव देखे गए हैं, वो सभी आपको पता होना चाहिए। द राइज ऑफ मराठाज, अचीवमेंट ऑफ शिवाजी, नॉर्थ वॉर्ड, एक्सपेंशन ऑफ द मराठाज एंड देयर डाउनफॉल, यानी कि इनके बाद में जब मराठाज आए थे तो उनका उदय कैसे हुआ था और उनका डाउनफॉल किन किन कारणों से हुआ है, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं नेक्स्ट पार्ट आता है हिस्ट्री के भाग में मॉडर्न पीरियड, जिसमें बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स,
जिसमें फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर, कंट्रोल ओवर मैसूर, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन्स ऑफ एस्ट्रीट। यानी कि जो मुग़ल शासन के बाद हमारे भारतीय समाज में किस प्रकार अंग्रेज़ी हुकूमत का जो एक परचम था, जो एक झंडा था, वो लहरा रहा था धीरे धीरे करके, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को एक सीमित एरिया से पूरे भारतवर्ष पे कब्ज़ा करने के लायक बनाया। उन्होंने कौन कौन सी पावर्स का यूज़ किया था, उनके टाइम पे कौन कौन सी बैटल्स हुई थी। जैसे एक सबसे जो प्रसिद्ध जो युद्ध है वो है बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। उसके बाद में मैसूर पर उन्होंने किस प्रकार कंट्रोल किया, देन उन्होंने कैसे अलायंस बनाई। देन आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर द रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, पीजेंट्स, ट्राइबल एंड कल्चर, और उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857। जो ये 1857 का युद्ध है, इसको मुख्य तौर पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी माना जाता है, टफ़ भी माना जाता है और इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है। यानी कि दोस्तों, आपको जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसका रीज़न पता होना चाहिए, पूरा टाइम पीरियड पता होना चाहिए, पूरा A to Z से लेकर सभी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन हिंदू कम्युनिटी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज एंड थियोसॉफिस्टिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। यानी कि जो हिंदू समाज में हिंदू कम्युनिटी है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन देखे गए थे, कौन कौन से समाजों का उद्भव हुआ था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि वहाबी मूवमेंट एंड अलीगढ़ मूवमेंट। मुस्लिम कम्युनिटी में भी हिंदू कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ही कई सारे जो मूवमेंट्स हुए थे, जैसे वहाबी एंड अलीगढ़ मूवमेंट, इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रगल फॉर रेजिंग वुमेन्स स्टेटस, यानी कि जो पहले सती प्रथा चलती थी या विडो मैरिज जो था, जिसको एक्ट था, यानी कि जो पति के मरने के बाद पत्नी को पुनः विवाह करने की अधिकार नहीं था, उन्हें नहीं करने दिया जाता था। कंसेंट बिल्स थे, स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन, इन सभी के बारे में किस प्रकार से जागरूकता बढ़ी, कौन कौन लोग थे जो अस्तित्व में आए, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, रियोतारी एंड महालवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी सिस्टम, यानी कि आपको इन दोनों ही जो सिस्टम थे, जो दोनों ही प्रथा थी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी, जैसे 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते कैसे जो हमारे देशभक्ति है या जो नेशनलिज्म है उसका उद्भव हुआ था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, स्वदेशी मूवमेंट्स, होम रूल लीग मूवमेंट्स और खिलाफत मूवमेंट, इन सभी मूवमेंट्स के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। महात्मा गांधी एंड मास पॉलिटिक्स, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। देखा जाए तो ये 3 ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें स्कूल से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप JPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए इन तीनों ही मूवमेंट्स के लिए। द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसीज, यानी कि ये जो आखिरी पार्ट था हमारा, इसमें हमने जो पार्टीशन था उसके बारे में हमने बात की थी। लास्ट इसमें आता है इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स इन इंडियन यूनियन, यानी कि जो जब हमारा पार्टीशन हुआ तो काफ़ी सारे जो रजवाड़े थे उन्होंने भारत में विलय के लिए मना कर दिया था। तो कैसे उन्हें मनाया गया, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी थी, कौन जो ऐसे पावरफुल लीडर्स थे जो अस्तित्व में आए। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भाषाई आधार पर किस प्रकार से राज्यों का बंटवारा किया गया। नॉन अलाइंड पॉलिसीज अंडर नेहरू एंड इंदिरा गांधी के साथ ही लिबरेशन ऑफ द बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश का जो हमने उनको स्वतंत्रता प्रदान करी उसमें हमारा क्या योगदान था, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री का जो आखिरी पार्ट आता है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ झारखंड, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम JPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे से एग्ज़ाम में झारखंड रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपसे आदि धर्म दैट इज़ सराना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइबल के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ सदर्न एंड एमर्जेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, यानी कि जो कॉन्सेप्ट था इनका, नागपुरिया भाषा जो था उसका क्या कॉन्सेप्ट था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्राइबल रिवोल्ट इन झारखंड एंड नेशनल स्ट्रगल, बिरसा मूवमेंट क्या था,
दंगा भगत मूवमेंट क्या था और साथ ही फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड, यानी कि देश को आज़ादी दिलाने में किस प्रकार से झारखंड का इसमें योगदान था, उन सभी के बारे में आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे पेपर 3 के नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि सेक्शन बी में, जो है ज्योग्राफी का पार्ट। ये पार्ट भी दोस्तों कुल मिलाकर आपका 100 अंकों का होता है, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स। इसमें आपसे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, विजनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक एंड सुनामी। बेसिकली आपसे जो पृथ्वी का उद्भव हुआ है और जो पृथ्वी से रिलेटेड जो आपदाएं हैं या कोई सी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्टली, major types of rocks and their characteristics, evolution and characteristics of the landform in the fluvial, glacial, arid and the karst region। उसके बाद geographic process, weathering, mass wasting, erosion and deposition, soil formation, landscape cycles, ideas of devis and perks, यानी कि जो मौसम में बदलाव देखा जाता है, जो सॉइल इरोजन होता है, जो लैंडस्केप्स होती हैं उनका साइकिल क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। Insolation, heat budget of the earth, horizontal and the vertical distributions of the temperature, inversion of temperature, air masses and fronts, tropical and temperate cyclones, evaporation and condensation, dew, frost, fog, mist and cloud, rainfall types। उसके बाद आता है आपका classification of climates, then hydrological cycle जिसमें distribution of the temperature and solids in the ocean and seas, waves, tides, current, इन सभी के बारे में जो आपको है हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बी पार्ट इसमें आता है फिजिकल एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें है आपका स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन एंड द पेनिसुलर। उसके बाद इंडियन मॉनसून में क्या चीज़ें आपको देखी जाती हैं, मैकेनिज्म क्या है, ऑनसेट एंड रिट्रीट उसका क्या है, क्लाइमेट टाइप्स कौन कौन से हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, और फूड स्कैर्सिटी के बारे में आपसे जो है दोस्तों वो पूछा जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ यह बता दूँ, अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की, यानी कि इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें फॉरेस्ट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स, यानी कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, हमारे भारत में किस प्रकार से वनों का बिखराव है, किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके कन्वर्जेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जो है बनाई गई हैं, उसके बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या क्या चीज़ें करी गई हैं सरकार द्वारा, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। Then major types of soils and their distribution, soil degradation and conservation। उसी के साथ ही आपसे पूछा जाता है नेचुरल हैजर्ड्स, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, यानी कि बेसिकली आपका जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, साइक्लोन हो गया, या जो लैंडस्लाइड्स होती हैं, जो भूस्खलन होता है, वो क्यों आते हैं, उनके पीछे का क्या कारण होता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के साथ ही एज, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन, पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी जो पॉपुलेशन है, हमारी बढ़ती जनसंख्या है, उसका हमारे इकोनॉमी पे, उसका हमारे डेवलपमेंट पे, उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, यानी कि रूरल एंड अर्बन में किस प्रकार से ये चीज़ें देखी जाती हैं, अर्बन मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया क्या है, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पार्ट सी, जिसमें बेसिकली आपसे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं, तो उनका हमारे देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में क्या योगदान है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है लैंड रिसोर्सेज, जिसमें जनरल लैंड यूज़,
agricultural land use, geographical conditions and distribution of major crops like rice, wheat, cotton, jute, sugarcane, rubber, टी एंड कॉफ़ी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वहीं वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पसेस, irrigation, scarcity of water, methods of conservation, rainwater harvesting and watershed management, ground water management, इन सभी के बारे में आपको काफ़ी सारी जो जानकारी है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आता है वो है मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें बेसिकली आपसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड द यूटिलिटी ऑफ द मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक एंड द कन्वेंशनल मिनरल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी के साथ ही एनर्जी सोर्सेज, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन के बारे में भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें आगे की तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज, वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, its relevance in the modern world, then transport and the communication and the international trade को इस सी पार्ट में सबसे आखिरी टॉपिक दिया गया है, जिसमें आपसे दो चीज़ें बेसिकली पूछी जाती हैं। पहला है रोड्स, रेलवेज एंड वाटरवेज, यानी कि कौन कौन से हमारे जल मार्ग है, कौन कौन से सड़क मार्ग हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं बी पार्ट है इसमें बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो हमारे दूसरों के साथ में कौन कौन सी पॉलिसीज़ में चेंजेस आए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डी पार्ट आता है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज, यानी कि बेसिकली झारखंड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं, जैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एंड फॉरेस्ट के अलावा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के बारे में, दामोदर एंड सबरीना रेखा वैली प्रोजेक्ट के बारे में और मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड, देयर एक्सट्रैक्शन एंड द यूटिलाइजेशन के बारे में आपसे जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। उसी के साथ ही जो आखिरी हमारे 3 पॉइंट्स इसमें कवर किए जाते हैं वो होता है, पहला है पॉपुलेशन, जिसमें ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान्स, देयर कस्टम्स, रिचुअल्स, फेस्टिवल, यानी कि जो हमारी जनजातीय जो आदिवासी जनजाति होती हैं उनके क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, किस प्रकार से उनका कस्टम होता है, किस प्रकार से वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट सेकंड पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल एंड दी अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें बेसिकली आपसे आयरन, स्टील एंड सीमेंट जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो झारखंड में, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। लास्टली पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, यानी कि जो पॉल्यूशन इन सब से होता है उनका क्या हमारे अर्बन सेटलमेंट पे प्रभाव पड़ता है, क्या उनकी डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में, क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा जो पेपर 3 का पूरा डिटेल्ड सिलेबस था। अब मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर आप जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। उस पुस्तक का नाम है जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा सामाजिक विज्ञान इतिहास एवं भूगोल पेपर 3, जो डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है और साथ ही आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।